नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 5 मार्च 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। Question number 1. Recently, the government has amended insurance ombudsman rules. One can approach the ombudsman with complaint or leave. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। तो न्यूज आया था कि गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन रूल्स को अमेंड किया है। ये ओम्बुड्समैन क्या होता है? इज अ पर्सन इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, सिविल और जुडिशियल सर्विसेज एंड इज अपॉइंटेड बाय द इंश्योरेंस काउंसिल। बेसिकली ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ओम्बुड्समैन को अपॉइंट करते हैं इंश्योरेंस काउंसिल। वैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी है इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन को अपॉइंट करना। अब देखो दोस्तों, इंडिया में कई सारे इंश्योरेंस है। टर्म इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, व्हीकल इंश्योरेंस है। तो एज ए पॉलिसी होल्डर आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कुछ शिकायतें हैं, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप वही इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे, मेरा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है उसको सोल्व करके दो। अगर उस लेवल में आपका प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रहा है तो ये जो रिड्रेसल के लिए एक अपेक्स अथॉरिटी है इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन, इनके पास आप जा सकते हो बेफिक्र। पर इनके पास जाने से पहले कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी है। क्या क्या है? देखो, सबसे पहला इंश्योरेंस कंपनी आपका जो प्रॉब्लम को रिजेक्ट करना चाहिए, तब आप जा सकते हो। सेकंड है आपकी सेटिस्फैक्शन नहीं हो उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग से, तब आप जा सकते हो। और नॉट रेस्पॉन्डेड टू इट एट ऑल फॉर 30 डेज, 30 दिन तक आपके कंप्लेंट का कोई फीडबैक नहीं मिला, तब भी आ जा सकते हो। एंड चौथा क्या है? वैल्यू ऑफ द क्लेम इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस क्लेम्ड शुड नॉट बी अबव ₹30 लाख। पूरा क्लेम जो है और आपका जितना खर्चा हुआ सब मिला के 30 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। इतना कंडीशंस फुलफिल करने से आप ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हो, राइट। आप देखो, सर्विंग टर्म ऑफ द इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन भी लिखा है, वो 3 साल का है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चारों स्टेटमेंट वही लिखा है जो अभी मैंने आपको समझाया। तो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2. Recently, the trials of first phase of census and the National Population Register (NPR) has started. Consider the following statements regarding NPR, National Population Register. Which are correct? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए, 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। तो न्यूज आया था Registrar General of India is preparing to conduct field trials of the first phase of census and the NPR using a mobile application in all states and UTs. तो दोस्तों 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था, अब 10 साल बाद 2021 में होगा। ये 2021 में जो सेंसस होने वाला ना, इसके साथ साथ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी अपडेट करेंगे। अब देखो दोस्तों, ये जो सेंसस है इसका पूरा नाम है सोशियो इकोनॉमिक एंड कैस्ट सेंसस, ठीक है। अब 2021 में ये कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से थोड़ा सा लेट हुआ। वैसे भी सेंसस शुरू होने के बाद 4-5 साल लगता है इसके पूरे रिपोर्ट आने में। 2025-26 तक हमें पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा 2021 सेंसस का। अब देखो, इस बार डिजिटल सेंसस होने वाला है। जो सेंसस लेने आएंगे उनके साथ एक मोबाइल एप्लीकेशन देंगे, उसी में अपडेट करेंगे सब कुछ। बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, उसे हमें आंसर देना पड़ता है। अब देखो, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में। इट इज ए रजिस्टर ऑफ यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। हमारे देश में कौन कौन रह रहा है, रेजिडेंट्स कौन कौन है, ये पता करने के लिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है। सबसे पहले नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कलेक्ट किया था 2010 में, ठीक है। फिर 2015 में अपडेट भी किया था, अब 2021 में फिर से होगा, राइट। इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड एट द लोकल, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। तो बेसिकली लोकल लेवल से नेशनल लेवल तक ये जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है ये कंडक्ट कराएगा। इसकी जो प्रोविजंस है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 से मुताबिक होगा एंड सिटीजनशिप रूल्स 2003 से मुताबिक होगा, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन सा एक्ट है ये देख लीजिएगा। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन द एनपीआर। ये मैंडेटरी है गवर्नमेंट की तरफ से सबको, जितने भी रेजिडेंट है इंडिया में, जितने भी लोग इंडिया में रह रहे हैं उनको मैंडेटरी एनपीआर अपडेट करना होगा। अब ये यूजुअल रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? यूजुअल रेजिडेंट इज डिफाइंड फॉर द पर्पस ऑफ एनपीआर एज ए पर्सन हु हैज रेजिडेड इन ए लोकल एरिया फॉर द पास्ट 6 months, 6 महीने से ज्यादा, ठीक है। अगर कोई इंडिया में रह रहा है और मोर और ए पर्सन हु इंटेंड्स टू रिसाइड इन दैट एरिया फॉर द नेक्स्ट 6 months और मोर, मतलब 6 महीने से रह रहा है और 6 महीने से ज्यादा और रहने वाला है, तो इनको यूजुअल रेजिडेंट बोलते हैं। अब देखो हमारे स्टेटमेंट्स में क्या क्या लिखा है। पहला तो वही है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड सिटीजनशिप रूल्स 2003 के बारे में बोल रहा है, बिल्कुल सही है।
इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेजिडेंट। यूजुअल रेजिडेंट का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, 6 महीने वाला क्लोज, तो ये भी सही है। दिस इज द फर्स्ट टाइम एनपीआर इज बीइंग क्रिएटेड, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, मैंने आपको बोला 2010 में हुआ था, फिर 2015 में अपडेट भी हुआ था। तो आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। Question number 3. Recently, the Indian Sugar Mills Association has asked the government to raise the minimum selling price for sugar to 34.50 a kilo. Consider the following statements which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले, इसके बाद हम क्वेश्चन पर जाएंगे। देखो, प्राइस ऑफ शुगर आर मार्केट ड्रिवन एंड डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शुगर। बेसिक इकोनॉमिक्स है दोस्तों, शुगर प्राइस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शुगर में डिपेंडेंट है। डिमांड ज्यादा है तो प्राइस ऊपर हो जाएगा, डिमांड कम है तो प्राइस नीचे हो जाएगा। ये तो बेसिक है। However, with a view to protect the interest of farmers, concept of minimum selling price of sugar was introduced in 2018. ये जो मिनिमम सेलिंग प्राइस वाला सिस्टम गवर्नमेंट ने 2018 में शुगर इंडस्ट्री में लाया था, क्योंकि जो मिल्स है जो शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करते हैं ना, उनके लिए एक मिनिमम सेलिंग प्राइस सेट करके दिया गवर्नमेंट ने, ताकि उनको उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम से कम मिल जाए। ठीक है, ये सेट करता है गवर्नमेंट। इसके बारे में हम आगे बताएंगे। अब देखो, इन एक्सेसेस ऑफ पावर्स कन्फर्ड अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड शुगर प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2018। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 क्या कहता है? देखो दोस्तों, गवर्नमेंट ने कुछ कमोडिटीज को एसेंशियल करके नोटिफाई किया है, जो हमारे आम आदमी के डे टू डे लाइफ में जरूरत है। उन आइटम्स को कोई भी आदमी या एक ग्रुप ऑफ पर्सन होर्डिंग या स्टॉक पेलिंग नहीं कर सकते। स्टॉक पेलिंग या होर्डिंग करने से क्या होगा? कमोडिटीज की जो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और प्राइस जो है ऊपर जाएगा। तो कुछ कमोडिटीज को गवर्नमेंट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अंदर एज एसेंशियल कमोडिटीज नोटिफाई किया है, उसको कोई भी होर्डिंग या स्टॉक पेलिंग नहीं कर सकते। ये बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का फंक्शन है। अब देखो, ये कमोडिटीज एक्ट के अनुसार गवर्नमेंट शुगर प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2018 निकाला था, राइट। अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेड ऑर्डर गवर्नमेंट विल फिक्स द मिनिमम सेलिंग प्राइस। अब देखो, ये जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है ना, जिस प्राइस में शुगर मिल्स को शुगर बेचना है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं, राइट। MSP of sugar has been fixed taking into account the components of fair and remunerative price of sugar cane and minimum conversion cost of the most efficient mills। अब देखो, ये MSP of sugar, जो मिनिमम सेलिंग प्राइस ऑफ शुगर, गवर्नमेंट कैसे फिक्स करते हैं? एक तो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस को देखते हैं, एंड जो कन्वर्शन कॉस्ट है शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए मिल्स को जितना पैसे चाहिए होते हैं वो भी कंसिडरेशन करते हैं। अब देखो, ये फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस वाला क्या है? अब देखो दोस्तों, इंडिया में 22 क्रॉप MSP में है और शुगर केन जो है FRP। ये FRP सुनते ही आपको शुगर केन से रिलेट करना है। देखो, FRP वो होता है दोस्तों, जिन शुगर केन्स को मिल्स जो फार्मर से कलेक्ट करते हैं ना जिस प्राइस में, उसको बोलते हैं FRP। मतलब शुगर केन टू मिल्स, जो मिल्स है, जो प्राइवेट मिल्स होते हैं, वो लोग फार्मर से शुगर केन लेते हैं ना, उसको बोलते हैं FRP। और जब गवर्नमेंट डायरेक्टली फार्मर से शुगर केन कलेक्ट करोगे ना, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू करते हैं, वो है MSP, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। अब आप समझ गए, FRP मतलब मिल्स जो फार्मर से कलेक्ट करते हैं। आप ये FRP कौन सेट करता है? FRP सेट करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन सेट कौन करता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, एंड आर अनाउंस्ड बाय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इसको अनाउंस करते हैं, आप कई बार अखबार में पढ़ा होगा। और जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर कौन करते हैं? हमारा प्राइम मिनिस्टर। अब MSP और FRP के बारे में इधर लिखा है, शुगर इज ए कमोडिटी कवर्ड अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ये मैंने बता दिया आपको, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर जितने भी एसेंशियल कमोडिटी है उसमें शुगर भी है, राइट। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इसमें एक अलग सा PPT बना के आपको पूरी तरह समझाएंगे। ये जो शुगर मिल्स एसोसिएशन मिनिमम सेलिंग प्राइस बढ़ाने के लिए बोला है ना, इसकी पूरी कहानी मैं आपको समझाऊंगा। इधर टाइम नहीं है इसलिए मैं क्वेश्चन में जा रहा हूं। देखो, प्राइस ऑफ शुगर आर मार्केट ड्रिवन एंड डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शुगर, बिल्कुल सही। FRP ऑफ शुगर केन इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CACP, ये मैंने बता दिया आपको, बिल्कुल सही। तीसरा क्या है? शुगर इज ए कमोडिटी नॉट कवर्ड अंडर एसेंशियल कमोडिटीज, ये गलत है दोस्तों। तो आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। Question number 4. Recently, Nag River Pollution Abatement Project was approved. Consider the following statements which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए।
आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, तीनों स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों, नाग रिवर पोल्यूशन अबैटमेंट प्रोजेक्ट, अबैटमेंट का मतलब क्या होता है? कम करना, डिक्रीज करना, मतलब नाग रिवर में जितना पोल्यूशन हो रहा है उसको कम करना है, यह है अबैटमेंट। अब देखो दोस्तों, तीनों स्टेटमेंट सही है। पहले हम नाग रिवर के बारे में देखते हैं। नाग रिवर जो है नागपुर में है, महाराष्ट्र में नागपुर सिटी है, उधर है। नागपुर सिटी डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम नाग रिवर। नागपुर सिटी को नागपुर वाला नाम ही मिला नाग रिवर से, विच पासेस थ्रू द सिटी। नाग रिवर ओरिजिनेट कहां से होता है? अंबाझरी लेक इन वेस्ट नागपुर। तो अंबाझरी लेक से ओरिजिनेट होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पीली रिवर जो है नागपुर रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है, इसका एंड पॉइंट कन्हन रिवर से जाके मिलता है, राइट। Announcement with respect to the project's approval was made by Union Minister Nitin Gadkari after a meeting with the officials of World Bank and government officials. तो World Bank and government officials से मीटिंग के बाद ये सब अनाउंसमेंट नितिन गडकरी साहब ने, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने बोला था। अब देखो दोस्तों, इसे हमें पता चल रहा है ये जो अबैटमेंट प्रोजेक्ट है, पोल्यूशन अबैटमेंट प्रोजेक्ट, इसके लिए वर्ल्ड बैंक भी फंडिंग करेगा, राइट। नाग रिवर पोल्यूशन अबैटमेंट प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2117.54 करोड़ रुपीस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिवर विच फ्लोज थ्रू नागपुर सिटी, thus giving its name to the city. Now a highly polluted river channel of sewage and industrial waste. तो पोल्यूशन तो है ही नाग रिवर में, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट है, चैनल ऑफ सीवेज जितने भी है सिटी में वो भी उधर आके गिरता है। तो ये सब प्रॉब्लम से इसलिए ये प्रोजेक्ट चल रहा है अभी। ये प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड अंडर द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान होता है हमारे इंडिया में जितने भी रिवर्स है उसको कंजर्व करने के लिए। तो उसके अंदर ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। इंप्लीमेंट कौन करेगा? नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट इंप्लीमेंट करेगा, राइट। अब हमारे स्टेटमेंट देखिए, प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड अंडर द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। अभी बोला मैंने आपको, तो बिल्कुल सही है। नागपुर सिटी डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम नाग रिवर, बिल्कुल सही। नाग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अंबाझरी लेक इन वेस्ट नागपुर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 5, द सिमलीपाल टाइगर रिजर्व्स इन ओडिशा अंडरवेंट द मासिव फायर्स रिसेंटली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिमलीपाल टाइगर रिजर्व विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। तो दोस्तों, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इन ओडिशा अंडरवेंट द मासिव फायर्स रिसेंटली। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहां पे है? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा में, राइट। इट इज अ टाइगर रिजर्व सिचुएटेड इन द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इन द नॉर्थर्न पार्ट। तो ओडिशा का नॉर्थर्न पार्ट में आता है, वेस्ट बंगाल के आसपास। रिजर्व डिराइव इट्स नेम फ्रॉम सिमुल ट्री। तो ये जो सिमलीपाल फॉरेस्ट में एक पेड़ होता है सिमुल ट्री करके, ये एक सिल्क कॉटन ट्री है, उसी से सिमलीपाल को ये नाम मिला है। टोटल एरिया है 5569 स्क्वायर किलोमीटर है। रिजर्व वॉज डिक्लेयर्ड ए बायोस्फीयर रिजर्व। जो सिमलीपाल है दोस्तों, वन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व भी इंडिया में। आप मुझे बताइए, इंडिया में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? मैंने कल ही आपको एक वीरप्पन वाली वीडियो के साथ साथ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताया था। उसी में मैंने बताया था कितने बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में। तो जून 1994 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था सिमलीपाल को ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखो, सिमलीपाल फॉरेस्ट रिजर्व एरिया विटनेसेस फॉरेस्ट फायर्स सो ऑफन इन द ड्राई वेदर कंडीशंस। ड्राई वेदर कंडीशंस में सिमलीपाल फॉरेस्ट एरिया में अक्सर फायर्स होता है। रीजनल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का कहना यह है उधर 399 आइडेंटिफाइड फायर पॉइंट्स है सिमलीपाल फॉरेस्ट में, मतलब जहां फायर होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसे हम ये समझ सकते हैं, ये जो सिमलीपाल फॉरेस्ट एरिया है ये फायर के लिए बहुत वल्नरेबल है। बहुत सारे फायर इंसिडेंट्स इस तरह की हुआ है सिमलीपाल एरिया में। वैसे भी दोस्तों देखा जाएगा ना, ये जो ओडिशा आता है इसके ऊपर वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल में से तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। ओडिशा में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता नहीं है, फिर भी पास में। तो जो समर सीजन में धूप बहुत ज्यादा लगता है। मैं खुद रहा हूं उड़ीसा में, चिल्का में, तो मुझे पता है धूप कितना लगता है उधर। वाइल्ड फायर इज अ रिकरेंट एनुअल डिजास्टर। रिकरेंट एनुअल डिजास्टर लिखा मतलब हर साल कभी ना कभी ये फॉरेस्ट फायर होता है सिमलीपाल में। हाउएवर विद गवर्नमेंट एफर्ट्स द कैलामिटी हैज बीन ब्रॉट अंडर कंट्रोल। बहुत सारे गवर्नमेंट एफर्ट्स की वजह से ये जो कैलामिटी है उनको पता है होने वाला, इसलिए इन्होंने कंट्रोल किया है। अब देखो स्टेटमेंट्स में, इट इज अ टाइगर रिजर्व सिचुएटेड इन द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इन द नॉर्थर्न पार्ट, बिल्कुल सही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has declared सिमलीपाल as a biosphere reserve, बिल्कुल सही। दिस इज द फर्स्ट टाइम द रिजर्व अंडरवेंट द मासिव फायर सिंस 2002। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि मैंने बोला था दिस इज एन एनुअल रिकरेंट ओकरिंग है, ठीक है। तो हर साल होता रहता है सिमलीपाल एरिया में फायर्स। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। तो आंसर इज ऑप्शन ये 1 एंड 2 ओनली। तो दोस्तों, हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, एज पर द लेटेस्ट पब्लिश्ड एथनोलॉग लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड आर इन द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। आंसर इज ऑप्शन बी, इंग्लिश सबसे पहला, फिर मैंडरिन जो चाइनीज मैंडरिन है, फिर हिंदी,
स्पेनिश एंड बंगाली। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया हैव bird sanctuaries named after डॉक्टर सलीम अली, द फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों, हमारे ये वीडियो मैं इधर ख़त्म कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ यूज़ हो रहा है। मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों को बता दीजिएगा हमारे चैनल के बारे में, क्यूज़ के बारे में। उनका भी भला हो जाएगा, हमारे भी भला हो जाएंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ इट्स ए रिक्वेस्ट, लाइक एंड कमेंट के बिना मत जाइएगा दोस्तों। आप जितना लाइक एंड कमेंट करोगे उतना यूट्यूब हमारे वीडियोस को रिकमेंड करेंगे। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।